चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। निकाय चुनाव पूरी तरह से धीरे धीरे समाप्ति पर पहुंच रहे हैं। अधिकांश उम्मीदवारों के जो चुनाव कार्यालय हैं उनका उद्घाटन हो चुका है। हम फर्रुखाबाद शहर की बात करें तो यहाँ भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, बसपा के कार्यालय का उद्घाटन हो गया है और समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। कांग्रेस ने भी एक कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यालय के उद्घाटनों को लेकर के कौन हल्का कौन भारी, इसकी चर्चा है शहर में। किस कार्यक्रम में अधिक लोग जुड़े, किस कार्यक्रम में लोग कम जुड़े, नए पुराने, इस तरह की तमाम सी चर्चाएं हैं। सबसे पहले बसपा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसके बाद में समाजवादी पार्टी का कार्यालय खुला, फिर कांग्रेस का कार्यालय खुला, फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुला। तो हम चर्चा करेंगे इसी को लेकर के कि कार्यालय के उद्घाटन जो ट्रेलर होते हैं, जब शक्ति प्रदर्शन भी इसे माना जा सकता है। भीड़ जुटाई जाती है समर्थकों की और एक मौका होता है इनॉग्रेशन का, आगाज का चुनाव के। इसको लेकर के पूरी ताकत सभी उम्मीदवारों ने लगाई। आसपास से भी खबरें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे कार्यालय खुल गए हैं, समाजवादी पार्टी के भी कार्यालय कल खुले हैं, आज खुले हैं। शमशाबाद में आज कार्यालय खुला है, कंपिल में आज कार्यालय खुला, कल कायमगंज में कार्यालय खुला था। तो धीरे धीरे चुनाव पूरा रंग पकड़ रहा है। भाजपा के कार्यालय के उद्घाटन में कुछ चीज़ें आई जिनको लेकर के आचार संहिता के उल्लंघन की बात सामने आई। खासतौर से कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जोड़ने की जो बात सामने आई है और उसको लेकर के सरकारी ग्रुप का जो व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा है, और इसके बाद में जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया डीपीओ को। तो ये चीज़ है। इसके बाद में एक जो पूरे शहर में गुब्बारे लटकाए गए थे उसको भी आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। उस मामले में भी कार्रवाई की गई है, नोटिस जारी किए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उद्घाटन समारोह में जोड़ने का मामला कुछ यूं है। जो सरकारी ग्रुप है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, उस पर एक मैसेज डाला गया कि सभी को सुबह एक निश्चित समय पर स्टेट बैंक के पास बीएस मैंसन में भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचना है बिना ड्रेस के। एक ही नोट था कि बिना ड्रेस के पहुंचना है। उसके बाद में जब 9 बजे तक लोग कम पहुंचे तो उसी दफ्तर का जो ऑपरेटर है उसने अपने नंबर से दोबारा मैसेज किया कि डीपीओ साहब सारे मामले पर नज़र रखे हैं और एक एक नाम की एक की निगरानी की जा रही है और जो लोग नहीं पहुंचेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो दोनों मैसेज वायरल हो गए और वायरल होने के बाद में मीडिया में पहुंचे। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने डीपीओ को, जिला कार्यक्रम अधिकारी को ये नोटिस दिया है कि आप बताएं कि सब कैसे हुआ,
और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप भी इस कृत्य में शामिल हैं। एक मैंने हाल में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय खोला है और जाहिर सी बात है कि जिन लोगों की नज़र उस व्हाट्सएप मैसेज से पहले नहीं गई होगी, लगा होगा कि एक अच्छी खासी संख्या महिलाओं की है और शायद कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो नौकरी दांव पर लगाते हैं। मैसेज पढ़ने के बाद में अधिकांश महिलाएं, अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां समय से पहले ही वहां पहुंच गई थी और लग रहा था कि महिला मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत पहले आ गए हैं। और उसके बाद में उसके बीच में ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मामला, पहली बार शायद ऐसा हुआ। हम तो बहुत पहले से भाजपा कवर कर रहे हैं, अयोध्या प्रशासन से लेकर सरनाम सिंह गंगवार, बनवारी लाल दोहरे, चंद्रभूषण सिंह और तमाम से बड़े बड़े नाम हैं, सत्यपाल सिंह, मान सिंह पाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तमाम से नाम हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और अभी सरकार की बात करें तो सरकार के दौरान में भी डॉक्टर भूदेव सिंह, सत्यपाल सिंह जी और अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां बैठा बुलाई जाएं और उसके बाद में वो मैसेज वायरल हो जाए, बदनामी हो, फजीयत हो। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और चुनाव में जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो लोग चटकारे मार करके सुनते हैं, कार्रवाई हो या न हो। लेकिन इस मामले में कार्रवाई, इतनी कार्रवाई की जानकारी है कि इस मामले में डीपीओ को नोटिस दिया गया है, जिलाधिकारी को बताया गया है और फिलहाल लोग चटकारे ले रहे हैं इस बात को लेकर के कि एक छोटे से हाल को भरने के लिए भी सरकारी मदद ली गई और वो सरकारी मदद भी लीक हो गई। तो विवेक नारायण जी, शुरुआत करिए। सारी भूमिका हमने बताई है, एक छोटा सा हाल भरने के लिए भी सरकारी मदद, और वो भी गोपनीय नहीं रह पाई जिस तरह से चीज़ सामने आई है। और दूसरे दफ्तरों का भी हाल हमने बताया, आपकी पार्टी का हाल भी बताया। तो चुनाव की शुरुआत कैसी मानी जाए और चुनाव धीरे धीरे जैसे जैसे तेज होगा तो ये जो रंगत दिखी है विभिन्न कार्यालयों में, ये रंगत किस ओर बढ़ेगी? देखिए, बात जो आज आपने जिस मुद्दे पे बात रखा है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सरकारी मशीनरी का पार्टी के लिए उपयोग करना, हालांकि भाजपा के लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है, ये तो इसमें बराबर कर रहे हैं ये, लेकिन जिस तरह की बात इसमें सामने आई है ये बहुत ही गंभीर बात है। और गंभीर और जब हो जाती है जब कोई उस पार्टी के लिए जो अपने के सुशासन का दावा करती है, नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करती है, राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, डबल इंजन से लिखे, तो इस तरह के जुमले जब इस्तेमाल होते हैं तो इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है कि इस तरह की जुमलेबाजी करने के बाद और इस तरह का बाद में छोटा सा हाल भरने के लिए इनको आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जरूरत पड़ी, सरकारी मदद की जरूरत पड़ी। तो ये सुशासन या इनकी नैतिकता का सब एक दिखावा है, जुमला है सब ये। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, आज ये कार्यक्रम आपके इसमें तो वायरल हो गया, आप जान गए, लेकिन आप पता करिए ये इनकी स्थिति जो आए दिन ये कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम होते हैं, प्रदर्शनी वगैरह लगती हैं, ये जिसमें मंत्री आते हैं, प्रभारी मंत्री वगैरह भाजपा के, इन प्रदर्शनी में या इस तरह के जो और कार्यक्रम होते हैं, कुछ बांटा बूटी करने के प्रमाण पत्र, कहीं कुछ किट वगैरह, इन सारे कार्यक्रमों में आप जाके देखिए कि सारे वहां पे विकास भवन या कलेक्ट्रेट के कर्मचारी बुला के बैठाए जाते हैं। तो ये इनकी बड़ी सब ये हिपोक्राइट लोग सब हैं, ये सब कहते कुछ हैं करते, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फर्रुखाबाद में आज एक सबसे बड़ी बात सामने आई जो आज देश के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है
कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया आज जिस तरीके से वो चलन चुंबन कर रहा है सत्तारूढ़ दल का, उससे देश में आज एक प्रशासनिक स्तर पर जो मनमानापन या जो निरंकुशता आ गई है प्रशासन में, ये सिर्फ मीडिया की वजह से थी। आज आप देखिए फर्रुखाबाद में आप जो बता रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया ने इस प्रकरण को प्रमुखता से स्थान दिया और सच्चाई को जनता के सामने लाए, आज मीडिया की उस पहल की वजह से आज मजबूरन इस पे कार्रवाई प्रशासन को करनी पड़ी। भले वो कार्रवाई एक मुखौटा कार्रवाई हो, वो अलग बात है, लेकिन प्रशासन मजबूर हो गया कार्रवाई करने के लिए। जबकि बाकी जगह पे मीडिया अगर मौन रहता है, यही तमाम इस तरह के कृत्य पूरे देश में हो रहे हैं, हर स्तर पे हो रहे हैं, कि मीडिया के इस तरह के कार्यक्रमों से नजरअंदाज करना या इस तरह के कार्यक्रमों को न प्रमुखता से स्थान देना, छोटे से कॉलम में छाप देना, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो आज एक निरंकुशता और मनमानापन जो प्रशासन का या सरकार का दिखाई पड़ रहा है। और फर्रुखाबाद में आज साफ जाहिर हो गया कि मीडिया का रोल कितना बड़ा हो सकता है। मीडिया की चौथा स्तंभ इसीलिए कहा गया है कि आज जो भी डीपीओ जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ फर्रुखाबाद में नोटिस दिए गए या कार्रवाई हुई, इसका पूरा श्रेय मीडिया को जाता है। आज मीडिया को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। ये देश का सवाल है, आज देश को बचाने का सवाल है। और जिस तरीके से बड़े बड़े बातें करी जाती हैं और उसके बाद इस तरह के कृत्य होना, एक छोटा सा हाल था सत्तारूढ़ दल के लिए, एक उसमें समझे 250-300 लोगों की क्षमता ज्यादा नहीं होगी उसमें, तो 250-300 लोग जो नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा है और 250-300 लोग अगर उसे इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है और वो भी सत्तारूढ़ दल के, तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जनता इनके साथ नहीं खड़ी है और जनता को ये गुमराह करके, डरा के, धमका के या प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके केवल सत्ता हासिल करने की इनकी जो एक परंपरा चली आ रही है, वही ये दोहराना चाहते हैं नगर निकाय के चुनाव में। एक चीज और रह गई, उससे भी हम लोग जोड़ लें तो चर्चा और अच्छी बढ़ेगी। जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं डीपीओ, पिछले 8 साल से फर्रुखाबाद में है और ये जो व्यवस्था है कि भीड़ की जगह पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बैठा जाए, ये केवल जो आयोजक हैं उनकी ही जानकारी में रहती है ना, जो उस व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, जिन्हें भीड़ की व्यवस्था करनी है, लाउड स्पीकर व्यवस्था करनी है, दरी कुर्सियों की व्यवस्था, उन्हें पता है। जो आपका मुख्य अतिथि होता है मंच से बैठने वाला, उसे भी आयोजक गुमराह करते हैं किसी। ये स्थिति जब संकिसा में हमने देखा कि संकिसा में जब मुख्यमंत्री आए थे तब भी स्थिति, वहां भी बड़ी संख्या में कुर्सियों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अब मुख्यमंत्री जी जब संबोधन दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जो समझ रहे हैं कि भाई महिलाएं हैं, महिला मोर्चा कार्यकर्ता हो सकती हैं, आम गृहिणी हो सकती हैं, जागरूक महिलाएं हो सकती हैं जो मुख्यमंत्री को सुनने आई हों, या इस कार्यक्रम को भी ले, इस कार्यक्रम में जो भी लोग मुख्य अतिथियों की कुर्सियों पर थे, मंच की कुर्सियों पर थे, उनमें से केवल 1 या 2 व्यक्तियों को ये पता होगा जो आयोजन की व्यवस्था से जुड़े थे कि भाई ये जो दाईं तरफ लोग बैठे हैं ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, इतना महिला मोर्चा से कोई लेने देना नहीं। तो आप तमाम से अपने लोगों को भी गुमराह करते हैं। जो विधायक, जो सांसद भाषण दे रहा है, वो तो ये समझ के भाषण दे रहा है कि भाई ये महिलाएं हैं, कुछ संदेश घर पे लेकर के जाएंगी, कुछ बात करेंगे, घर पे करेंगी, मोहल्ले में करेंगी, बात करेंगी, बात को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन उस मुख्य अतिथि को, उन अतिथियों को ये जानकारी नहीं कि ये तो वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी मजबूरी है कि इन्हें अपनी नौकरी बचानी है, इसलिए ये यहाँ पर इन कुर्सियों पर बैठी है। तो वो तो उसी जोश में हाथ फटकार करके बोलेगा कि भाई आज तो बढ़िया भीड़ मिल गई, अच्छी संख्या मिल गई और महिलाएं हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो बात हमारी घर तक जाएगी। लेकिन उससे भी आप गुमराह करते हैं, उसकी जानकारी में नहीं रहता कि भाई ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं, इनकी मजबूरी है कि वे बैठेंगी। बहुत से लोगों को टाइम भी बोझल लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि भाई फला काम करना, घर पे ये काम करना, कार्यक्रम खत्म हो तुम घर पे पहुंचे। तो ये सारी चीजें, अभी जैसे फर्रुखाबाद महोत्सव समाप्त हुआ, उसमें भी ये स्थिति है, उसमें भी फर्रुखाबाद महोत्सव में भी भीड़ बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी बुलाई गई। तो ये जो भारत प्रसाद जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने एक अच्छी सेटिंग कर ली है
और इस तरह से महिलाओं का, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी समय समय पर उपयोग करते रहते हैं। अधिकारियों की नज़र में इसीलिए उनकी बढ़नी रहती है कि अधिकारियों की कई बार इज्जत बच जाती है। भीड़ जुटाने का मामला होता है तो अधिकारियों की इज्जत बच जाती है, लेकिन जो मंच पर बैठा व्यक्ति है वो जाहिर तौर पर गुमराह होता है और उसे लगता है कि हम सामान्य महिलाओं से बात कर रहे हैं जो उनका संदेश खुद ग्रहण करेंगी, लोगों को बताएंगी, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि सरकारी कर्मचारी हैं, टाइम यहाँ पर बैठना उनकी मजबूरी है, उन्हें धमकी दी गई है कि कार्रवाई हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। और इसी का जो वो है लाभ वो ले रहे हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी। 8 साल से हैं, कई डीएम उनके सामने से जा चुके हैं, कई एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट की तो संख्या ही नहीं कितनी 8 सालों में चली गए, और फिलहाल उनके जाने आने का कोई सवाल नहीं। अभी जो प्रभारी मंत्री आए तो उनके सामने भी ये मामला उठा था, लेकिन जो सेटिंग करने वाले लोग होते हैं कहीं भी, उनकी आप कितनी भी शिकायत करें तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है शिकायत, वो देखिए शिकायत, हाँ ये शिकायत जो कार्रवाई आप नहीं होती बल्कि जी कार्रवाई होती है। तो राधे श्याम, देखिए जो आप जी नहीं वर्मा जी जी एक हमने मिनट जरा कहा अगली बार बोलिए, अगले, हाँ राधे श्याम। हमने कहा नाम तो है जिला कार्यक्रम अधिकारी और काम है भाजपा कार्यक्रम अधिकारी के, तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनको हम जिला कार्यक्रम अधिकारी कहें या भाजपा कार्यक्रम अधिकारी कहें। और इसीलिए शायद वो इतने लंबे समय से जिले में टिके हुए हैं। निश्चित तौर पर ये बात सही है, मंच पर बैठे हुए मुख्य अतिथियों को ये नहीं पता होता है कि ये कौन है, लेकिन सोचने की एडिटर महोदय बात ये है कि दरी बिछाने वाला, वो लाउड स्पीकर सेट करने वाला, कुर्सियां डालने वाला, उसकी ये ताकत नहीं है ना कि वो डीपीओ को धमकी में ले पाए। डीपीओ किसके प्रेशर में काम कर रहा है? वो तो कोई पावरफुल व्यक्ति ही ना है, तब तो वो डीपीओ दबाव में है। डीपीओ भी बुला रहा है अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, तो किसी के दबाव में ही तो बुला रहा है। लाउड स्पीकर जोड़ने वाला, कुर्सी बिछाने वाला तो डीपीओ के दबाव, उसके दबाव में तो डीपीओ हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हो रहा है, ये निश्चित तौर पर एक अजीब सी विडंबना कहिए इसको, क्या कहें, यही तो अघोषित इमरजेंसी है जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है। एक तो घोषित आपातकाल था, उसमें पता था कि सरकार हमारा उपयोग कर रही है या दुरुपयोग कर रही है। ये अघोषित आपातकाल है, इसमें चोरी छुपे सारे काम हो रहे हैं पर्दे की आड़ में। और एक स्टेटमेंट भी आया था भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का नगर निकाय चुनाव को लेकर कि हम कुर्ता तो पहने हैं लेकिन पैजामा नहीं है, और पैजामा भी दे दो तो पूरी ड्रेस हो जाएगी। तो हमें लगता है कि वो खुद ही बता गए थे कि हम नंगे हैं और आज नंगे हो भी गए, व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो गया। और कहीं ना कहीं ये आप मान लो बड़े बड़े जो दावे हैं वो खोखले हैं। ये 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, बूथ स्तर तक इसका कैडर है, हर घर में पहुंच है, हर मोहल्ले में हर नुक्कड़ पे कैंपेनिंग होती है, पता नहीं कितने कितने दावे किए जाते हैं। एक महिला प्रत्याशी, सोचने वाली बात यह है, और उसके कार्यालय में महिलाओं की संख्या जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया जाए, इससे बड़ी विडंबना और कोई हो नहीं सकती। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और कार्रवाई, ये नोटिस वोटिस जारी करना, ये सब खाना पूर्ति का काम है। उनके खिलाफ जिन्होंने ये प्रेशर बनाया, सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम हो और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है उसका संज्ञान लिया जाए और वो कार्रवाई की जाए। धमकी दी गई ना, धमकी देना भी तो एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दुरुपयोग है सरकारी मशीनरी का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दो तीन चीजें हैं, पूरा विषय केंद्रित कर दिया गया। आपने जो एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ, दो तीन चीजें हैं। आपने भी उस हॉल को देखा है एडिटर महोदय, और मैंने देखा है कि आप परमानेंट उसे कवर कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगर कुछ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आई थी उस हॉल के अंदर, तो हो सकता है वो व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हूँ, विचारधारा को मानने वाली भी हो सकती हैं। और दुर्भाग्य मान लीजिए
या सौभाग्य, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां थी। तो ये एक दूसरा पहलू है उसका, देखने वालों का नजरिया है आधा ग्लास भरा और आधा खाली। हाँ, ये निश्चित तौर पर व्हाट्सएप पे जो वायरल हो रहा है मैसेज है, वो किसके द्वारा वायरल कराया गया है, मुझे तो निश्चित तौर पर ये लगता है, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ, मैं एक नेता होने के साथ साथ एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने देखा है वहां पर भीड़ कैसी थी। आपने भी देखा है, पूरी सोशल मीडिया इस बात की गवाही देगी कि उस हाल के अंदर, उसके हाल के बाहर की भी तस्वीरें इस बात की गवाही देगी, और उन ग्रुप्स की फोटो भी आपको इस बात की गवाही देंगी कि वहां आम आदमी कितना था। ये आप उस विषय को डाइवर्जन करने के लिए, मुझे लगता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पर प्रहार करने के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वरना एडिटर महोदय, जिनके खुद के कार्यालयों के फ्लॉप्स हो रहे हों, जो बड़े बड़े 15 साल नगर पालिका में राज्य किया, जिन्होंने 10 साल नगर पालिका और 10 साल विधानसभा में राज्य किया, और उसके बाद भी जिनके कार्यालयों पर लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है विरोधियों की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहता हूं पुनः आपसे, मैं चुनौती के साथ ये बात कहता हूं ऐसे लोगों से कि जिन्हें ये नहीं मालूम कि उनके प्रधानमंत्री का नामांकन इस बात पर रद्द कर दिया गया था कि उन्होंने अपने आईएएस पीआरओ को अपना जाता। वो लोग आज यहाँ बैठ करके सरकारी मशीनरी पर बात कर रहे हैं। वो लोग यहाँ बैठ करके हमें बताएंगे शुचिता की राजनीति क्या होती है, कि जिनकी राजनीति में कहा ही ये जाता था कि बंद हमारी और खुली तुम्हारी। ऐसे लोग जा करके हमें शुचिता सिखाएंगे आज भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है निश्चित तौर पर इनका फेलियर आज जग जाहिर होने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक, आप ये समझ लीजिए, आप कार्यकर्तियों की बात करते हैं, आप चुनावी पूरे माहौल पर निगाह दौड़ाइए एडिटर महोदय, मुझे लगता है आपसे बेहतर फर्रुखाबाद की राजनीति को निश्चित तौर पर कोई नहीं समझता, कहीं भी हो। आप देखिए आज बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी जितनी तेजी से अपनी कैंपेनिंग को आगे बढ़ा रही है, वो विरोधियों का दल है उसमें एक खलबली पैदा कर रहा है। और ऐसे लोग आज, कांग्रेस के लोगों से मैं एक सवाल अवश्य करूंगा, मुझे स्थिति क्लियर करें, फर्रुखाबाद की जनता जानना चाहती है, क्या साइकिल के साथ उनकी जुगलबंदी इस कदर हावी है कि 80 लोगों के बैठाने की जगह पर वो कार्यालय खोलेंगे, 80 लोगों को बैठा लेंगे और यहाँ प्रवचन ऐसे देंगे कि फर्रुखाबाद की मेन फाइट में हो आप। अरे भाई, आपने तो अघोषित रूप से साइकिल को समर्थन दे रखा है कांग्रेस के लोगों ने, अघोषित रूप से। आपके विदेश मंत्री, मैं दावा करता हूं एडिटर महोदय, आप गिन लीजिएगा उसके अंदर कितनी महिला सदस्य थी। आप मुझे फोटो दिखाइए और मैं एक एक महिला कार्यकर्ता का नाम बताऊंगा, आपको नाम बताऊंगा, क्योंकि अगर आंगनवाड़ी है तो मैं उनका नाम कैसे बता सकता हूं। मैं बताऊंगा पहली रो से लेकर दूसरी रो तक, बहन बबीता पाठक से बहन श्वेता दुबे से लेकर के कौन कौन वहां बैठा था, रमला राठौर, श्वेता दुबे, कौन कौन था वहां पर। मैं बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी की कौन कौन कार्यकर्ता। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, निश्चित तौर पर उसमें कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी होंगे जो कहीं ना कहीं, हो सकता है आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां भी हो, जिनका मानसिक लगाव भारतीय जनता पार्टी से हो। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रचार में जनता के बीच इन सबसे कहीं आगे खड़ी है। यही वो डर है कि पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये दोनों दल डरे हुए हैं। ये अघोषित रूप से एक होकर के चुनाव जनता इनके साथ नहीं आ पा रही है। ये बहुत बड़ा और बृहद विषय है, और इस विषय के आगे मुझे लगता है सारे विषय बौने हैं। मुझे बताएं कि इनका अपना चुनाव कहां ठहर रहा है। ये रण है, ये उत्तर प्रदेश का रण है, नगर पालिका का रण है। बताएं दोनों दोनों लोग कि आपका चुनाव कहां ठहर रहा है। जनता जवाब मांगेगी आपसे कि आप विरोधियों पर दूषित राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे थे, और जनता ने आपको आईना दिखा दिया। हमेशा बहलाने फुसलाने की बात की जाती रही है, आज वो फिर हो गई वही बात। व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ, उस पर एक भी जवाब नहीं। डीपीओ को नोटिस जारी हो गया, उस पर कोई जवाब नहीं। आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा कायम हो गया, उस पर कोई जवाब नहीं। बताया कितनी भीड़ थी, क्या था। अरे किसी के माथे पर लिखा है कि तुम फरुखाबाद शहर के हो कि डूंगरपुर से आए हो।
तमाम प्रधान और कोटेदारों को धमका के भीड़ कैसे इकट्ठी की जाती है, इसका इसका भी एक बार उल्लेख हो चुका है। अभी मोदी जी की सभा थी झांसी में और भीड़ गई बांदा से, और बस ट्रांसपोर्टर से भाजपा नेता का झगड़ा हुआ, इस बात पे उसने किराया नहीं दिया, और वो झगड़ा काफी चर्चित रहा, मीडिया में रहा। वो झगड़ा बांदा का एक ट्रांसपोर्टर था, उसकी बसें बंधी हुई थी और झांसी में सभा थी। आप बताइए, बांदा से झांसी भीड़ गई, 100 200 किलोमीटर दूर से भीड़ जाती है, और अब इतनी भीड़ थी, ग्राउंड फुल था, गेट के बाहर था, सड़क जाम था, फरुखाबाद शहर पूरा जाम था। आप समझ लो कि यहाँ से एक सवाल हो जाए तो जवाब भी लेते चले, बहुत लंबा हो जाएगा। आप बस जवाब दे देना। आप कहने का सिर्फ मतलब यही है कि आपने कह दिया, हो सकता है संयोग हो, मैसेज कहाँ से वायरल हो रहा है? आप कहोगे आप पता नहीं किसने करा दिया, वो साजिश है, और चुनाव कहाँ पे है, दल बताएं। हम तो आज ये स्वीकार कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं, हमारे कार्यालय पर जो भी भीड़ थी वो अपनी इच्छा से समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले लोगों की भीड़ थी। वो जबरदस्ती बैठा के गाड़ियों में लाए गए लोग, नौकरी की धमकी देकर बुलाए गए लोग नहीं थे। वो लोग थे जो ये जानते थे कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है। कई ऐसे प्रधान हैं जो समाजवादी मानसिकता के हैं, लेकिन वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं, उनकी प्रधानी पर कल संकट आ जाएगा। कई ऐसे कोटेदार हैं जो समाजवादी मानसिकता के हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं उद्घाटन समारोह में, हमारी बैठकों में, क्योंकि उनकी दुकान पे संकट आ जाएगा। कई ऐसे व्यापारी हैं जो समाजवादी मानसिकता के हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं, कल उनके व्यापार पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उनके व्यापार में उनको परेशान किया जाएगा। कहीं ना कहीं तमाम लोग जो रह गए ये सोच के कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन वोट समाजवादी। और रही बात चुनाव की, रिजल्ट वाले दिन डिबेट में मिलेंगे और तब बताएंगे हमारा चुनाव कहाँ पे था। देखिए पूरे देश एक मिनट सर, एक मिनट। अभी आप सारे सवाल एक साथ आ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे पूरा सुन के जवाब देंगे पूरा। हाँ, इत्मीनान से बताइए। मैं समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता को मैं बता देना चाहता हूँ, अरे पूरी बात सुन के डॉक्टर इनके साथ हैं, दुकानदार इनके साथ हैं, मास्टर इनके साथ हैं, किसान इनके साथ है, बट ये नहीं समझ में आता फिर वोट क्यों नहीं मिलता आपको। ये भ्रम जो आप सेट करते हैं, इसकी हवा जनता निकालती है श्रीमान जी। आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ माफिया। डरिए मत, मैं बीच में नहीं बोला, मैं सर बीच में नहीं बोला। प्लीज सर, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आपके पास माफियाओं की बड़ी फौज है, तो हम सीधे लोगों को बड़ा डर लगता है आपसे। ब्रजभूषण सिंह किसके हैं? माफियाओं की बड़ी फौज है। आप डरिए मत सर, सुन लीजिए, सूची वायरल हो रही है उनकी, आपसे सुन लीजिए, पूरी सूची वायरल हो रही है। 307, 302, 364, 148, 149। बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं दीजिए साहब, धैर्य रखिए, सुन लीजिए, हम जैसे छोटे लोगों को भी बता तो दो। नहीं बता तो दो। ब्रजभूषण सिंह, जब पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं बताता हूँ आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन है, आपके साथ लुटेरों की फौज है, आपके साथ डकैतों की फौज है, आपके साथ माफियाओं की फौज है। और आप जिसे डॉक्टर कहते हो और जिसे आप मास्टर कहते हो, वो सही मायने में जब वोट डालने जाता है तो वो याद रखता है कि समाजवादी पार्टी ने उसके साथ क्या किया। तो वोटर का अधिकार होता है। आप कह लीजिए जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां, आप कह लीजिए उन्हें कि वो सरकारी मशीनरी का हम दुरुपयोग करते हैं। अखिलेश यादव जी जब सभा करते हैं तो मुझे लगता है वहीं से भीड़ आती है। एडिटर महोदय, आपने देखा है, आप इन चीजों को बड़े करीने से कवर करते हैं। जब कोई भी बड़ा नेता सभा करता है तो आसपास के जिलों से भीड़ पहुंचती है वहां पर। एडिटर महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी कह रहा हूं इस बात को कि जब बहन मायावती लखनऊ में रैली करती थी तो पूरे उत्तर प्रदेश से ट्रेनें भर के जाया करती थी। आप याद कर लीजिए वो दौर। जब मुलायम सिंह यादव जी लखनऊ में रैली किया करते थे तो बांदा से लेके और बहराइच तक से भीड़ जाया करती थी। तो ये इन विषयों को उठा करके समाजवादी पार्टी ये दिखा रही है कि आज उसका जनाधार शून्य होता जा रहा है, जनता के बीच उनकी पकड़ बची नहीं है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी का चुनाव। अब एक बात, अब बहुत हो गया। अब आप एक सवाल हमारा सुन लीजिए मान्यवर।
हमारे पास बड़ी फौज है माफियाओं की और बड़े डकैत हमारे साथ हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह, दिलीप सिंह, ब्रजेश सिंह, पिंटू सिंह और जो तमाम सिंह, तमाम और वो इन तीनों पे भी बता दें समाजवादी पार्टी के सदस्य कब रहे, कब ये समाजवादी पार्टी से एमएलए बने, कब ये समाजवादी पार्टी से एमपी बने, इन लोगों के नाम पे भी थोड़ी चर्चा कर लो। शायद है कि आईपीसी की कोई धारा ऐसी नहीं होगी जो ब्रजभूषण सिंह की आज सूची वायरल हो रही है उसमें ना उसका जिक्र हो, कोई ऐसी धारा नहीं होगी। 7 CLA एक्ट से लेकर 307, 302 जैसे हीनियस क्राइम के भी मुकदमे कई एक हैं, गैंगस्टर एक्ट के कई एक मुकदमे, आर्म्स एक्ट के कई एक मुकदमे, ऐसा कोई आईपीसी में सेक्शन नहीं है जो शायद उनके ऊपर लगा ना हो। पूरा इतना बड़ा पन्ना है, पूरा 1/4 पेज जिसको बोलते हैं, पूरा पेज भरा हुआ है, इतनी लंबी लिस्ट है। जैसे नहीं हमारे यहाँ शादी वादियों में पर्चा बनता है किराने की दुकान पे, ऐसा पूरा पर्चा बना हुआ है। साहब एक इत्तेफाक मुझे बता दीजिए, मेरा छोटा सा आग्रह है, आखिर ये कैसा इत्तेफाक है कि विकास दुबे समाजवादी पार्टी के सिंबल से साइकिल से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं? आखिर ये कैसा इत्तेफाक है कि अतीक अहमद साइकिल की सवारी करते हैं और साइकिल से चुनाव लड़ते हैं? मतलब माफियाओं का ठेका आपने नहीं उठा रखा है क्या? ये आप जो दुनिया भर के सुन लीजिए, आप दुनिया भर जो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, आप जो दुनिया भर का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप अपने गिरेबान में जाके नाई दर्शन को टिकट देने वाला कौन था? दंगाइयों को आप टिकट देते हैं, आप माफियाओं को टिकट देते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है तो आप लंबी लंबी पढ़ने लगते हैं। अरे भाई ये भी तो बताइए इन माफियाओं को पालने पोषने का काम किसने किया? आपके तो मुख्यमंत्री माफियाओं को हेलीकॉप्टर से बैठाल करके भगा करके ले जाते थे। आपके मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री माफियाओं को संरक्षण देने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से बैठाल करके ले जाते थे। आपके मुख्यमंत्री नाहिद हसन दंगाई संस्कृति को विकसित करने वाले, आपने 2022 में भी उन्हें टिकट दी, और जिन्ना को याद करके आप किस संस्कृति को बढ़ा रहे थे ये बताइए ना पूरे उत्तर प्रदेश में। आज आप फर्रुखाबाद की जमीन पर खड़े होकर के एक सवाल का जनता को जवाब नहीं दे सकते। आपने 10 साल इस फर्रुखाबाद की नगर पालिका चलाई है। समाजवादी पार्टी की जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उन्होंने 10 साल नगर पालिका चलाई है। मैं चुनौती देता हूं कि वो बता दें उन्होंने 10 साल में क्या विकास कार्य किए। आप बताएं जनता अरे भाई अब तुम तो लोग चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जवाब तो सुन लो। चुनौती तो हम स्वीकार कर रहे हैं, जवाब तो सुन लो कम से कम। आप कह रहे दंगाइयों को टिकट दिया, आप बताइए संगीत सोम के ऊपर दंगा भड़काने का आरोप था कि नहीं था? संगीत सोम मेरठ की सरगना विधानसभा से जो चुनाव लड़े, संगीत सोम मिनिस्टर रहे, दंगा भड़काने का आरोप पूरा सुन लेना मान्यवर, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। दंगा भड़काने का आरोप था कि नहीं था? और 2022 में आप लोगों ने चुनाव लड़ाया कि नहीं लड़ाया? और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोप संगीत सोम के ऊपर था, और संगीत सोम से बड़ा दंगाई इस उत्तर प्रदेश में दूसरा कौन हो सकता है जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जलाया हो, जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जलाया हो? आपने कहा ये कैसा इत्तेफाक है, विकास दुबे साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ा, मेंबर बना। ये कैसा इत्तेफाक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो पुलिस के ऊपर गोली चलाने लगा? ये कैसा इत्तेफाक है कि जो जहां उसने सरेंडर किया, मध्य प्रदेश के वो गृह मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो कानपुर के प्रभारी थे और मध्य प्रदेश सरकार में होम मिनिस्टर थे, उन्हीं के क्षेत्र में जाके क्यों उसने सरेंडर किया? ये भी तो इत्तेफाक है। आपके यहाँ 8 पुलिस वाले मार के कोई व्यक्ति प्रदेश मतलब जिले की सीमाएं सील कर दी गई, फिर प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई, और वो व्यक्ति जिला छोड़ के चला गया, प्रदेश छोड़ के चला गया, और वहां सरेंडर किया जाके जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की विधानसभा पड़ती है और वो विधानसभा से विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में होम मिनिस्टर हैं, और वो कानपुर के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के चुनाव में, सेटिंग करके वहां सरेंडर किया गया। और उसके बाद आपने सिर्फ गाड़ी इसलिए पलटी क्योंकि आपकी सरकार पलट जाती अगर उसका मुंह खुल जाता। और हम तो ये कहते हैं कि विकास दुबे की पिछली 5 साल की CDR निकलवाई जाए और उससे पता चल जाएगा कि वो पिछले 5 सालों से किन किन नेताओं के संपर्क में था। आप CDR सार्वजनिक करिए। जी देखिए, ये बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है, जनता उसमें नहीं पहुंचती है और ये प्रशासन पे दबाव बना के लेखपालों के ऊपर, कोटेदारों पे, प्रधानों पे, बीडीसी मेंबरों पे, आंगनवाड़ी पे या और विभागों से ये दबाव बना के भीड़ इकट्ठी करते हैं। ये आए दिन आप भी देखते होंगे अपने जनपद में, और हर जनपद में ये हो रहा है। जनता इनके उसमें कहीं नहीं पहुंचती है, तो क्योंकि ये इवेंट के मास्टर लोग हैं, इन्हें ऊपर से दबाव रहता है कि इवेंट इनका होना चाहिए, उस इवेंट में भीड़ आए, जनता उसमें आती नहीं है, लाभार्थी इनके नहीं पहुंचते जिनको ये लाभार्थी करते हैं। और रही बात इसकी, अभी आप मथुरा में कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री जी आए उसमें थे, जरा वहां का पता कर लीजिएगा, इतने लंबी चौड़ी मार लच्छेदार बातें करी फरुखाबाद को लेके, वहां पे कितनी भीड़ थी जरा पता करिएगा। अभी मतलब हेमा मालिनी जी आई थी और मुख्यमंत्री जी, और 32,000 करोड़ घोषणाएं करी है, कितनी भीड़ वहां पे थी। तो भीड़ इनके साथ जुट नहीं रही, जनता इनके साथ नहीं है। जनता को गुमराह करके, धोखे से, प्रशासन की दुरुपयोग करके ये सत्ता पा जाते हैं, वो अलग बात है। दूसरी, आपको बता दें कि सरकारी मशीनरी का इस कदर दुरुपयोग हो रहा है कि उनके फंड को प्रधानमंत्री या और मंत्री के कार्यक्रमों में खर्चा करके उस विभाग के लोगों की तनख्वाहें महीनों नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि वो फंड खर्चा हो रहा है। इस तरह की भी अफरा तफरी ये चल रही है। ये यहाँ तक मामला पहुंच गया है, भीड़ तक नहीं पहुंचा है। ये आप पता करिए, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनने से या डिबेट में बैठ के बात करने से नहीं होगा। जरा मैं चैलेंज करता हूँ, विभाग के नाम बता दूंगा कि जिन विभागों की रकम खर्चा हो रही है और उनकी तनख्वाहें नहीं है उनकी। ये स्थिति है, ये हकीकत आपकी है, ये आपका कुर्ता है, नीचे कुछ नहीं है। ये उसकी हकीकत ही है। डरिए मत, 1 मिनट सुन लीजिए। ठीक बात है, भारतीय जनता ये बताइए पहले, डरिए मत सर, सुन लीजिए। धैर्य से सुनना, धैर्यता का परिचय दीजिए भाई, धैर्यता का परिचय मत होइए। आपको कि विभागों की तनख्वाहें रुकती हैं, विभागों की तनख्वाहें रुकती हैं। डर गए, डरिए मत भाई, जवाब सुन लीजिए, डरिए मत, जवाब सुन लीजिए, डरिए मत, जवाब सुन लीजिए। या हम बताइए भाई, टाइम हो रहा बहुत। भारतीय जनता पार्टी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जब अपना प्रदर्शन करने जाती है तो उन पर लाठी बजती है, सरकार लाठी बरसाती है इन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर, और इन्हीं से भीड़ उतारी जा रही है। लोग हैं मशीनरी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या देती है और क्या लेती है। आप लोग किस मुंह से इस जनता के विषय में बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस जनता को लूटने और खसोटने का काम किया। आज इस आधार पर आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपका जिनका काला चरित्र रहा है, जिनके प्रधानमंत्री का नामांकन, अरे काला चरित्र किसका रहा है, किसका नहीं रहा है, लूट का पैसा कहाँ आता है। फरुखाबाद के माननीय सांसद की बहू खुद इस चीज को फेसबुक पे कह रही है लाइव आके कि लूट का पैसा कहाँ आता है कमीशन के बंटवारे में, कौन कमीशन लेता है ठेकेदारों से, खाने की दलाली कौन करता है। फरुखाबाद के माननीय सांसद की पुत्रवधू फेसबुक लाइव आके बताया करती है कि कहाँ कमीशन का पैसा आता है, लूट का पैसा। अब वो तो आपने सुना होगा कि बेटी वायरल कर दिया किसी ने साजिश के तहत उनकी ऑडियो और वीडियो में, वो तो स्वयं लाइव आती है भाई, वो तो स्वयं लाइव आती है और स्वयं लाइव आके वो कहती हैं। अगर उन्होंने लिखा भी होता, अगर उन्होंने फेसबुक पे लिखा भी होता तो आप ये कहते कि फरुखाबाद के सांसद की पुत्रवधू की फेसबुक आईडी को किसी ने हैक कर लिया है और वो लिख रहा है। लेकिन वो तो लाइव आके बताया करती हैं कि कमीशन का पैसा कैसे कैसे आता है, कौन लेता है, कौन सेटिंग करता है। बताइए, आप कह रहे लूटा है, लूटा है, हमारे यहाँ तो कोई कहता ही नहीं हमने लूटा। आपके यहाँ तो लूट के पैसे के लिए झगड़ा शुरू हो गया है, और झगड़ा इस स्तर पर क्या है। 1 मिनट आप सुनिए। बिग बुलेटिन के आज की स्पेस को यही पूछिएगा। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नई विषय को लेकर, नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।